हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि हमारी पलासी से रिलेटेड जो पहली वीडियो है पार्ट 1 वो आ चुका है। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। आज हम कम से कम 10 आधुनिक भारत की जो पुस्तकें हैं उनका निचोड़ देखेंगे पलासी के युद्ध के संदर्भ में। ठीक है, और पलासी का युद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पलासी के युद्ध से रिलेटेड टोटल जो फैक्ट है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाइए और प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो पलासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 को हुआ था, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लास है ये काफ़ी प्रतीक्षा में थी और बहुत सारे हमारे छात्र इसका इंतज़ार भी कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ओके, देखिए, सबसे पहले हमें पलासी के युद्ध की पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आपको जो है फ्लैश बैक में ले जा रहा हूँ। ठीक है, हुआ क्या था, 1700 ईस्वी के पास में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब था। ठीक है, 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1700 ईस्वी में औरंगज़ेब मुर्शिद कुली खां को बंगाल का उपदीवान नियुक्त कर देता है और मुर्शिद कुली खां बंगाल में तकावीरिन और इजारेदारी प्रथा की शुरुआत करता है। ठीक है, उसके बाद में जो मुर्शिद कुली खां था उसका उत्तराधिकारी शुजाउद्दौला होता है, शुजाउद्दीन। ठीक है, और शुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी सरफराज खान बन जाता है। आई बात समझ में? तो सरफराज खान जो था ये अलीवर्दी खां को बिहार का उप दीवान घोषित कर देता है। और जैसे जैसे अलीवर्दी खां का प्रभाव बढ़ता है, क्योंकि बिहार के साथ साथ में उसे उड़ीसा की जागीरदारी भी वो दे देता है। ठीक है, तो गिरिया के युद्ध में 1740 में, ठीक है, अलीवर्दी खां सरफराज खान की हत्या करके सत्ता हत्या लेता है। सरफराज खान एक अयोग्य शासक था जो मात्र कुछ 8 या 9 महीने तक ही बंगाल का नवाब रहा। जो अलीवर्दी खां था इसका टाइम पीरियड 1740 से 1756 तक था। ठीक है, अब हुआ क्या, अलीवर्दी खां के कोई संतान नहीं थी। ठीक है, उसकी 3 बेटियां थी, सबसे बड़ी बेटी घसीटी बेगम थी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता रखा है। सिराजुद्दौला सबसे छोटी बेटी यानी मुन्नी बेगम का पुत्र था और बीच वाली जो थी उसका पुत्र शौकत जंग था जो कि पूर्णिया का नवाब था। ठीक है, तो अलीवर्दी खां का कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण, ठीक है, सत्ता हथियाने के लिए आपस में ही जो है मनमुटाव हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो विरोध है घसीटी बेगम करती है सिराजुद्दौला का नवाब बनने पर। घसीटी बेगम ढाका की जागीरदार होती है। चूँकि जो अलीवर्दी खां था इसके जीवन काल में ही इसकी 3 पुत्रियां विधवा हो जाती है, उनके जो पतिदेव थे वे एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये जो टोटल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये कंप्लीट विस्तार से मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में बताया है। राइट, ये पार्ट 2 है। तो जो छात्र नए चैनल पर जुड़ रहे हैं आप पढ़ाई का आनंद लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और ऐसे ही आपको नए नए टॉपिक पर विस्तार पूर्वक डिटेल में, ठीक है, वीडियो मिलते रहेंगे सभी सब्जेक्ट के। ओके,
तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर इसका पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखें, जहाँ पर आपको एक एक चीज़ बिल्कुल विस्तार से पता चलेगी, राइट। तो उसके बाद में क्या हुआ, सिराजुद्दौला को जैसे इस षड्यंत्र का पता चला, घसीटी बेगम को कैद करा लेता है। कैद कराने के बाद में जो उसका राजकोष होता है, उसकी संपत्ति होती है, उस पर अपना अधिकार कर लेता है। अब यहाँ पर दो बात ध्यान देने वाली है। पहली, जो घसीटी बेगम थी उसका जो राजकोषीय अधिकारी था, ठीक है, वो कृष्ण वल्लभ था, ठीक है। तो बाद में चल के जो कृष्ण वल्लभ का पुत्र राजवल्लभ है, वो टोटल संपत्ति को लेकर के जो है अंग्रेज़ों की शरण में चला जाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसी परिस्थिति इस समय बंगाल में चल रही होती है। तो अंत में हम कहाँ पहुँच गए थे, अंत में हम जो पहला हमारा भाग था उसको हमने ख़त्म किया था जब सिराजुद्दौला का जो पत्रवाहक था, उस समय अंग्रेज़ कलकत्ता की किलेबंदी कर रहे थे, फ्रांसीसी चंद्र नगर की किलेबंदी कर रहे थे। तो सिराजुद्दौला का पत्रवाहक संदेश लेकर फोर्ट विलियम जाता है, जहाँ पे रॉजर ड्रेक फोर्ट विलियम का गवर्नर था। एक अंग्रेज डॉक्टर या रिटायर सर्जन जिसका नाम डॉक्टर होलवेल था, और वे फोर्ट विलियम में थे। तो रॉजर ड्रेक ने जो है सिराजुद्दौला के पत्रवाहक की बेइज्जती कर दी थी, ठीक है। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को फरमान भिजवाया और अंग्रेज़ों ने उसको मानने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ जो फ्रांसीसी थे, उन्होंने नवाब के आदेश का पालन किया और तुरंत चंद्र नगर की किलेबंदी को रोक दिया था, ठीक है। चूँकि जो अंग्रेज थे उन्होंने बंगाल की जो राजनीति थी उसका गलत अंदाज़ा लगाया। उनकी नज़रों में सिराजुद्दौला से ज़्यादा प्रभावशाली घसीटी बेगम और पूर्णिया का नवाब शौकत जंग था, ठीक है। लेकिन परिस्थिति उनकी सोच से जस्ट उल्टी हुई और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बन गया। अंग्रेज़ उसे नवाब नहीं मानते थे, इसीलिए जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, उसकी ताजपोशी हुई, ना तो उसका स्वागत करने के लिए गए, ना उसको कोई उपहार उन्होंने दिया और ना ही उसकी बात वे मानते थे, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद के घटनाक्रम पे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, दुर्लभ राय था, इसने 4 जून 1756 को कासिम बाज़ार पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं 4 जून 1756 को कासिम बाज़ार पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। अब ये जो कासिम बाज़ार था, इस कासिम बाज़ार का जो सेनापति था ये वाटसन था। और वाटसन कौन था? जॉर्ज वाटसन और जॉर्ज वाइट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वास्तविक मालिक थे। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी कहा जाता है। शुरुआत में जब उसने अपना व्यापार करना शुरू किया था तो उसकी टोटल जो पूंजी थी 30,133 पाउंड थी, राइट। तो 30,133 पाउंड की संपत्ति के साथ में उन्होंने भारत में व्यापार करना शुरू किया था। 217 उसके अलग से शेयर होल्डर थे और शेयर होल्डर बनने के लिए उसमें 500 पाउंड इन्वेस्ट करना ज़रूरी था, राइट। तो कासिम बाज़ार पर जैसे ही दुर्लभ राय ने आक्रमण किया तो वाटसन वहाँ का सेनापति था और वारेन हेस्टिंग वहाँ का रेजिडेंट था। अगर हम बात करें रेजिडेंट की, तो रेजिडेंट जो था, बंगाल में जो नवाब होते थे, अंग्रेज़ों ने संधि के द्वारा
बंगाल के नवाबों की सेनाओं को ख़त्म करवा दिया था। ठीक है, फिर उन्होंने नवाबों को ऑफ़र दिया कि आप हमारा एक रेजिडेंट होगा और रेजिडेंट के साथ में एक सैन्य टुकड़ी होगी। ठीक है, तो आप रेजिडेंट रखिए और उन सैन्य टुकड़ी का जो खर्चा होगा वो आप महीने के हिसाब से हमें दे देना। ठीक है, अगर कहीं युद्ध आपको करना पड़ेगा तो हमारी जो सेना है जो यूरोपीय हथियारों से प्रशिक्षित है वो आपकी सहायता करेगी। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने अपने दिमाग से बंगाल के नवाबों की जो सेनाएं थी उनको बेरोजगार करवा दिया। ठीक है, जो रेजिडेंट थे ये नवाब के हर काम में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं और नवाब से कौन मिलने आ रहा है, नवाब क्या रणनीति बना रहा है, छोटी छोटी बातों की जानकारी जो है अंग्रेजी गवर्नरों को ये रेजिडेंट देते थे। इज दैट क्लियर? ओके भाई, अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस क्लास में आपको काफ़ी चीज़ें नई जानने को मिलेगी। ठीक है, अब जो वहाँ का रेजिडेंट था वो वारेन हेस्टिंग था। ये वारेन हेस्टिंग वही वारेन हेस्टिंग है जो 1772 में बंगाल का गवर्नर बनकर आता है। ठीक है, और इसी के शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। बात समझ में आ गई आपकी? ठीक है, तो इसके बारे में हम विस्तार से तब चर्चा करेंगे जब मैं आपको रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाऊँगा। ओके, चलिए। ठीक है, तो जो वारेन हेस्टिंग था ये वहाँ का रेजिडेंट था। इस रेजिडेंट को दुर्लभ राय ने बंदी बना लिया था। वारेन हेस्टिंग को दुर्लभ राय बंदी बना लेता है, लेकिन अपनी चतुराई के कारण वारेन हेस्टिंग जो है भाग जाता है बचकर। क्लियर? ओके, आगे देखिए। सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर कब्जा किया। अब ये जो फोर्ट विलियम था यहाँ का गवर्नर रोजर ड्रैक था, ये मैंने आपको बताया है, जबकि दूसरा सहायता के लिए डॉक्टर होलवेल था जो कि एक सर्जन था। ठीक है, सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया और यहाँ का जो गवर्नर था वो रोजर ड्रैक था। रोजर ड्रैक जो था फोर्ट विलियम का गवर्नर था। ठीक है, डॉक्टर होलवेल एक सर्जन था। अब जैसे सिराजुद्दौला ने इस पर अटैक किया। अटैक करने का कारण क्या था? चूँकि हुआ यूँ कि जो सिराजुद्दौला था वो शौकत जंग को जो कि पूर्णिया का नवाब था उसे पराजित करने के लिए जा रहा था, लेकिन इसी बीच में मीर जाफ़र के सहयोग से, ठीक है, और जगत सेठ मेहताब राय के सहयोग से, ठीक है, शौकत जंग दिल्ली के मुग़ल बादशाह से बंगाल की सूबेदारी प्राप्त करने में सफल हो जाता है। ठीक है, तो वो नवाब का जो पद था, ठीक है, उसका उत्तराधिकारी अपने आप को मानता था शौकत जंग। तो दोनों के बीच में ऐसी परिस्थिति बनी कि युद्ध निश्चित हो गया। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। आई बात समझ में? ठीक है, इसी बीच में जो राजनारायण सिराजुद्दौला का पत्रवाहक था, राजदूत था, इसकी इंसल्ट रोजर ड्रैक कर देता है और सिराजुद्दौला के बारे में भी भला बुरा कहता है। इवन जो कोड ऑफ कंडक्ट था उस समय का उसकी भी अवहेलना करता है। यहाँ तक कि जो राजनारायण था उसको पानी तक भी नहीं पूछता। ठीक है, यानी सिराजुद्दौला को रोजर ड्रैक अपने जूते की नोक पर रखता था। सीधी सी बात यह है। क्लियर?
इसके बाद में क्या हुआ, जब राजनारायण आता है, ठीक है, जब राजनारायण आता है और वो इस घटना का वर्णन सिराजुद्दौला के सामने करता है तो सिराजुद्दौला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैंने पहले भाग में आपको बताया था सिराजुद्दौला का बीपी हाई हो जाता था, ठीक है, उसके अंदर सहन शक्ति नहीं थी, ओके। लेकिन फिर भी सिराजुद्दौला जो था वो युद्ध करना नहीं चाहता था, ठीक है। उसने पूरी कोशिश की कि इस मामले को कूटनीतिक तरीके से सुलझाया जाए। इन सारी चीज़ के बारे में मैंने आपको जो है इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट में बता रखा है, ठीक है। आगे चलिए। तो सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पर एकदम अटैक कर देता है और रोजर ड्रैक जो था ये फुल्टा द्वीप पर भाग जाता है। रोजर ड्रैक अपनी सेना लेकर करके जो है रोजर ड्रैक अपनी सेना को लेकर के डरकर फुल्टा द्वीप पर भाग जाता है और उसके बाद में इसका जो संदेश है वो मद्रास प्रेसिडेंसी में देता है, ठीक है। फिर वहाँ से रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन जो है एक अंग्रेजी सेना को लेकर के कलकत्ता के लिए रवाना होते हैं, ठीक है। इसी बीच में जो डॉक्टर होलवेल था ये एक सर्जन था, एक डॉक्टर था जो रिटायरमेंट हो, राइट। और ये और 140 अंग्रेज जो है वहाँ पर रह जाते हैं। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला डॉक्टर होलवेल सहित 140 अंग्रेज़ों को बंदी बना करके एक काल कोठरी में बंद कर देता है, ठीक है। वो जो काल कोठरी थी, एक जो बहुत बड़ा हॉल था, उसमें केवल एक बस सूरज की किरणों के लिए एक छेद था, ना खिड़की थी ना दरवाजे थे, कुछ नहीं थे। जैसे किसी एक छोटी सी जगह में बहुत सारे आदमियों को अंदर डाल देते हैं, ठीक है। जैसा आप देखते होंगे जब पीठ में हम जानवरों को ले जाते हैं तो वो सिचुएशन उस समय इन अंग्रेज़ों की थी। सिराजुद्दौला ने 140 को पकड़ा और 18 फीट लंबी और 14 फुट 10 इंच चौड़ी यह काल कोठरी थी, एक कमरा था, ठीक है। उसमें भूसे की तरह उनको भर दिया। आई बात समझ में? ना तो गेट खोले, ना खाने के लिए खाना दिया, ना पीने के लिए पानी दिया। बात जून के महीने की है और आप सभी को पता है बंगाल में जून के महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो उसमें से 123 जो अंग्रेज थे वे मर गए थे, ठीक है। ये देखो 140 अंग्रेजों को 20 जून 1756 को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। इनमें से 123 अंग्रेज मर गए थे। इस घटना का वर्णन होलवेल ने किया है और ऐसा बताया जाता है, जो उस समय के इतिहासकार है उन्होंने बताया है कि जो होलवेल था उसने इस घटना का वर्णन केवल और केवल अंग्रेज़ों को उकसाने के लिए और सिराजुद्दौला को सबक सिखाने के लिए किया है। ऐसी कोई घटना वास्तविक रूप से नहीं घटित हुई थी, ठीक है। तो इस घटना को जो है ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना कहते हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद क्या हुआ, जब कलकत्ता छोड़ करके फोर्ट विलियम छोड़ करके, ठीक है, रोजर ड्रैक फुल्टा द्वीप पर चला जाता है तो कलकत्ता पर सिराजुद्दौला का अधिकार हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पर सिराजुद्दौला मानिक चंद को कलकत्ता का सेनापति नियुक्त कर देता है, ठीक है। जैसे ही रोजर ड्रैक फुल्टा द्वीप पर भाग जाता है तो कलकत्ता पर और फोर्ट विलियम पर जो है सिराजुद्दौला का अधिकार हो जाता है और वहाँ पर मानिक चंद को नियुक्त कर देता है कौन? सिराजुद्दौला। आगे क्या हुआ 2 जनवरी 1757 को रिश्वत लेकर रॉबर्ट क्लाइव को मानिक चंद जो है कलकत्ता दे देता है। और यहाँ पर एक बात याद रखने की है, जब सिराजुद्दौला कलकत्ता पर अधिकार करता है, रोजर ड्रैक फुल्टा द्वीप पर भाग जाता है, तो कलकत्ता का नाम बदलकर सिराजुद्दौला अली नगर रख दे। क्या कर दे? अली नगर रख देता है, कलकत्ता को अली नगर बना देता है, ठीक है। और ये जो मानिक चंद था ये 2 जनवरी 1757 को रॉबर्ट क्लाइव से
रिश्वत लेकर के अली नगर को जो है, कलकत्ता को जो है अंग्रेज़ों को दे देता है, रॉबर्ट क्लाइव को वापस दे देता है। कब? 2 जनवरी 1757 को। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद में एक फ्रांसीसी सेनापति था जिसका नाम था दी तेरानी। क्या नाम था? दी तेरानी। तो फ्रांसीसी सेनापति दी तेरानी ये चंद्रनगर जो है रॉबर्ट क्लाइव को दे देता है। दी तेरानी जो है फ्रांसीसियों का एक सेनापति था, लेफ्टिनेंट सेनापति था, जो फ्रांसीसियों के साथ में विश्वासघात कर लेता है। रॉबर्ट क्लाइव से रिश्वत लेने के बाद में ये चंद्रनगर को जो है किसे दे देता है? रॉबर्ट क्लाइव को दे देता है। ठीक है। और जैसे ही इस घटना के बारे में सिराजुद्दौला को पता चलता है तो सिराजुद्दौला नंद कुमार की नियुक्ति चंद्रनगर के पास में ही कर देता है। सिराजुद्दौला नंद कुमार को एक फौजदार का पद देता है, साथ ही साथ में कुछ सैनिक भी देता है और उसकी नियुक्ति जो है एक सैन्य टुकड़ी के साथ में चंद्रनगर के पास में कर देता है। क्योंकि चंद्रनगर जो था सिराजुद्दौला की संप्रभुता के खिलाफ था। ठीक है। उसकी जो इंटरनल सिक्योरिटी थी उससे उसको खतरा हो रहा था। राइट। उसके बाद में क्या हुआ? जो नंद कुमार था ये नंद कुमार भी अमीचंद के माध्यम से रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बिक जाता है। ठीक है। यानी नंद कुमार जो है रॉबर्ट क्लाइव से रिश्वत ले लेता है, डायरेक्टली रिश्वत नहीं लेता है। ठीक है। किसके माध्यम से लेता है? अमीचंद के माध्यम से लेता है। याद रखना, जो सबसे बड़ा अगर गद्दार की बात करें, जो टोटल इस खेल का जो मास्टरमाइंड था, केवल 2 आदमी थे, मीर जाफर और ये अमीचंद। याद रखना। ठीक है। ये सबसे बड़े गद्दार थे सिराजुद्दौला के। तो नंद कुमार अमीचंद के माध्यम से रॉबर्ट क्लाइव के हाथों बिक जाता है। ठीक है। इनकी सौदेबाजी जो है उसमें एक बिचौलिया का जो काम होगा वो कौन करता है? अमीचंद करता है। ठीक है। तो नंद कुमार ने रॉबर्ट क्लाइव से रिश्वत ली अमीचंद के माध्यम से। ठीक है। और चंद्रनगर रॉबर्ट क्लाइव को सौंप दिया। आई बात समझ में? कहने का सीधा मतलब ये है, जब फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला का कब्जा हो जाता है, खबर मद्रास प्रेसिडेंसी में पहुंचती है और वहां से रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन जो है अंग्रेजी सेना को लेकर के कलकत्ता पहुंचते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है टोटल क्षेत्रों को जो है रिश्वत के माध्यम से जोड़ तोड़ करने के बाद में दोबारा प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ से उसे पता चलता है कि रिश्वत का जो लालच है वो हमारे यहाँ के जो नवाब है, उनके जो अधिकारी थे, उनको किसी भी हद तक गिर सकता है। ठीक है। यहाँ के जो अधिकारी थे, जो सेनापति थे, वे छोटे से लालच में ही बिक जाते थे। ठीक है। तो यहीं से उसने जो है पलासी के युद्ध की जो पृष्ठभूमि है उसको बनाना शुरू कर दिया था। और फिर उसने दिमाग लगाया और अमीचंद के माध्यम से, ये अमीचंद जो है इसके माध्यम से सिराजुद्दौला के जो दुश्मन थे, जो उसके खिलाफ था, सबको इकट्ठा किया गया। और आगे चलकर 15 जून को सब दुश्मनों की, सब गद्दारों की एक मीटिंग बुलाई और सबको जो है ऑफर दिए कि आप हमारा साथ दीजिए, आपकी जो भी इच्छा होगी उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है। तो जितने भी सिराजुद्दौला के दुश्मन थे, गद्दार सेनापति थे, टोटल उसमें शामिल हुए थे। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं हम। ओके। ठीक है। अब देखिए, ये जो घटना है ये अमीचंद है। अमीचंद जो था टोटल रिश्वतखोरी का मास्टरमाइंड था। इसी ने ही एक सिराजुद्दौला के जो दुश्मन थे उन सभी को रॉबर्ट क्लाइव से मिलवाया था। एक मीडिएटर का काम इसने किया था। ठीक है। फिर क्या हुआ? अब अमीचंद को अपनी तरफ करने के लिए, ठीक है, अमीचंद को अपनी तरफ करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने इसे बहुत बड़ा ऑफर दिया। अब वो ऑफर क्या था? इसको 30 लाख रुपए नगद
यानी कैश देने को ऑफर दिया। साथ ही साथ में 5% जो सिराजू दौला का राजकोष था उसमें हिस्सेदारी की मांग कौन कर रहा था? अमीचंद कर रहा था। ठीक है, देखो जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने इसे 30 लाख रुपए देने का ऑफर अपनी तरफ से दिया था, लेकिन अब लालच कभी नहीं बढ़ता है। तो जो अमीचंद था इसने 30 लाख रुपए के साथ साथ में जो है 5% सिराजू दौला का जो खजाना था उसमें से भी अपनी हिस्सेदारी की डिमांड की, और इसने उल्टा यानी वापस जो है रॉबर्ट क्लाइव को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब इसने रॉबर्ट क्लाइव से कहा, अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं टोटल आपकी इस प्लानिंग के बारे में जो है सिराजू दौला को जाकर बता दूंगा। ठीक है, तो इसका मुंह चुप करने के लिए, इसकी ज़बान पर ताला लगाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर एक गेम खेला। ठीक है, और इससे थोड़ा वक्त मांगा, और वक्त मांगने के बाद में उसने क्या किया वो देखिए। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर हुई। ठीक है, तो जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने एक सफ़ेद कागज़ जिसमें 13 धाराएं थी। 13 धारा का मतलब है इसमें जो है क्या बोलते हैं उसको 13 मांगे लिखी हुई थी उसकी। ठीक है, दूसरी साइड में एक लाल कागज़ था उसमें 14 धाराएं थी। ठीक है, याद रखना। अब जहाँ तक मेरे याद है ये लाल वाला ओरिजिनल था, सॉरी ये सफ़ेद वाला ओरिजिनल था, लाल वाला ठीक है फर्जी था। बात समझ में आ गई? मतलब कहने का है इस 14 लाल वाले में जो है जो इसकी रिश्वत थी, जो उसको पैसे देने थे उसका जिक्र किया था। बस रॉबर्ट क्लाइव जो है एक लालच देने वाला था, वो वास्तविक रूप से उसे पैसे नहीं देने वाला था। ठीक है, बस लालच देकर अपना काम निकलवाने वाला था। ठीक है, अब ये जो पत्र थे, ये जो धाराएं थी, टोटल बॉन्ड थे, इन पर वाटसन के हस्ताक्षर भी होने जरूरी थे। तो जब इस खेल का पता, इस गेम का पता जो है वाटसन को चलता है, राइट, जब इस खेल का पता वाटसन को चलता है तो वाटसन हस्ताक्षर करने से मना कर देता है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिए ये जो लाल था, ये जो सफ़ेद थी ये तो ओरिजिनल थी, लाल वाली जो थी ये फर्जी थी। और इस लाल वाली जो प्रति थी, जो लेटर था, जो पत्र था, इस पर वाटसन हस्ताक्षर करने से मना कर देता है। ठीक है, आई बात समझ में? एक बार फिर सुनिए। जो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, इसने अमीचंद का मुंह बंद करने के लिए, उसकी ज़बान पर ताला लगाने के लिए उसे चीज़ें लिखित रूप में देने को राज़ी किया। ठीक है, कि भाई हम आपको लिखित में देंगे, जो आप और हमारे बीच में बात होगी बिल्कुल लिखित में होगी। तो रॉबर्ट क्लाइव ने 2 प्रतियां मंगाई, एक सफ़ेद रंग के कागज़ पर और एक लाल रंग के कागज़ पर। अब जो सफ़ेद रंग का कागज़ था ये बिल्कुल ओरिजिनल था, यानी 13 धाराएं यहाँ पर लिखी हुई थी, मतलब 13 समझौते। यहाँ 14 धाराएं लिखी हुई है, मतलब एक फालतू लिखी हुई है। तो जो लाल वाली है ये फर्जी थी। ठीक है, और इस फर्जी पर ही वाटसन जो है हस्ताक्षर करने से मना कर दे, तो रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन के बीच में यहाँ पर तकरार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव जो है ये खिलाड़ी था, इसने अपना दिमाग लगाया और वाटसन के फर्जी हस्ताक्षर लुसिंगटन से करवा दिए। लुसिंगटन जो था उस समय एक अधिकारी था, और लुसिंगटन ने वाटसन के फर्जी हस्ताक्षर इस लाल वाली पे भी कर दिए थे। ठीक है,
सफ़ेद वाली में 30 लाख प्लस 5% खजाने का जिक्र नहीं था, लेकिन लाल वाली जो फर्जी थी इस पर 5% खजाना प्लस 30 लाख रुपए जो देने वाली बात थी उसके हस्ताक्षर थे। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अब ये तो इतनी बात थी साइड की, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए प्लासी का युद्ध, जो प्लासी का युद्ध हमारा हुआ था इसकी तिथि थी 23 जून 1757 ईस्वी। तो प्लासी का जो युद्ध था, इस युद्ध के बाद में 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज डचों को पराजित कर देते हैं। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज फ्रांसीसियों को मतलब जो है नष्ट कर देते हैं। और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जो प्लासी का युद्ध है, इस युद्ध के बाद में जो है अंग्रेजों को भारत में अपने आप सर्वशक्तिमान साबित करने का मौका मिल गया। तो उसके बाद में वे जो दक्षिण में युद्ध लड़ रहे थे उसका तजुर्बा उन्हें जो है प्लासी के युद्ध में मिला। ठीक है, अब जो प्लासी है वो मुर्शिदाबाद से 22 मील दूर दक्षिण में, ठीक है, 22 मील दूर दक्षिण में भागीरथी नदी के तट पर स्थित एक जगह का नाम है। आई बात समझ में? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो जगह कौन सी है? प्लासी। प्लासी कहाँ पर है? मुर्शिदाबाद से 22 मील दूर दक्षिण दिशा में भागीरथी नदी के तट पर पश्चिम बंगाल में प्लासी पड़ता है। यहाँ पर पलाश के जो फूल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इस स्थल का नाम प्लासी है। राइट। देखिए दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि यदि आप वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है। राइट। आगे चलते हम। ओके, तो पक्ष विपक्ष कौन था? ये युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव के बीच में था। बात समझ में आई? ठीक है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये युद्ध हुआ। ओके, अब इसका परिणाम क्या रहा? आपको पता है परिणाम इसका सीधा रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जीत गया था। ठीक है, उसने साम दंड भेद जितने उसके मतलब हथियार थे एक तरह से उन सब का इस्तेमाल किया। उसने सैनिक सहायता से युद्ध में सिराजुद्दौला को हराने की कोशिश की। उसने रिश्वत देकर जो खरीदे जा सकते थे उनको खरीदा, जो नहीं बिके उन्हें युद्ध में मार दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस युद्ध में, इस प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सैनिकों की क्या स्थिति थी? कुल अंग्रेजी सैनिक 3200 थे, याद रखना। टोटल जो अंग्रेजी सैनिक युद्ध के मैदान में उतरे थे टोटल वो 3200 थे। इन 3200 में केवल 950 अंग्रेजी सैनिक थे, यूरोपियन सैनिक थे, और बाकी जो थे 2100 भारतीय सैनिक थे। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? टोटल सैनिक 3200 थे, अंग्रेजी सैनिक 950 थे, भारतीय सैनिक 2100 थे, यूरोपीय तोपची 100 थे और नाविक 50 थे। किसमें? प्लासी के युद्ध में। क्योंकि आपको पता है प्लासी का जो युद्ध है ये भागीरथी नदी के तट पर हुआ था, और जो गंगा नदी है ये पश्चिम बंगाल में 2 वितरिकाओं में बढ़ती है, एक भागीरथी और एक हुगली नदी। अब जो भागीरथी नदी है ये बांग्लादेश में आगे बढ़ती है, और इस भागीरथी नदी पर जो है फरक्का डैम है, और फरक्का डैम जो है बहुत ही लंबा है। ठीक है, यानी भागीरथी जो नदी है काफ़ी चौड़ी है उस समय। ठीक है, तो 50 नाविक भी थे उस समय। आई बात समझ में? इधर अगर हम बात करें तो नवाब की जो सेना थी उसमें 50,000 सैनिक थे। इन 50,000 सैनिक में करीब 70% जो सैनिक थे मीर जाफ़र के अंडर में थे, क्योंकि मीर जाफ़र जो था मुख्य सेनापति था, और बाकी 20% सैनिक जो थे वो खादिब खान के अंडर में थे, और बाकी 10% सैनिक जो है युद्ध के मैदान में लड़े थे। राइट। अब युद्ध का परिणाम क्या था? देखिए,
युद्ध का परिणाम युद्ध शुरू होने के बाद में 2 बजे आ गया था दोपहर के। जैसे युद्ध शुरू हुआ तो दोपहर के 2 बजे जो है युद्ध समाप्ति हो गया था। अब दोपहर के 2 बजे जो है अंग्रेजी सेना के 29 सैनिक मारे गए थे। ठीक है, प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या था? अंग्रेजी सेना के 29 सैनिक मारे गए थे, नवाब की सेना के 500 सैनिक मर गए थे। बात समझ में आ गई? जो प्लासी का युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेजी सेना के 29 सैनिक मारे गए थे, जबकि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना के करीब 500 प्लस जो सैनिक थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं सिराजुद्दौला के युद्ध में भाग लेने वाले सेनापति। देखो ध्यान से, सिराजुद्दौला के युद्ध में भाग लेने वाले सेनापति मतलब वो सेनापति सिराजुद्दौला के जिन्होंने सिराजुद्दौला की साइड से युद्ध में भाग लिया था, जो सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। देखिए पहला कौन है? मीर जाफ़र। और यह जो मीर जाफ़र है ये सिराजुद्दौला की सेना का मुख्य सेनापति था। ठीक है, हुआ यूँ कि जब सारे षड्यंत्रकारी रॉबर्ट क्लाइव के पास में मीटिंग कर रहे थे, अब सिराजुद्दौला नवाब था तो कहीं से उसे सूचना मिली थी गुप्तचरों के द्वारा कि उसके खिलाफ एक बड़े स्तर पर षड्यंत्र किया जा रहा है। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने मीर जाफ़र की बहुत ज़्यादा खुशामद की थी जाकर के, अपने पिताजी अलीवर्दी खां के कसम दुआई जो मतलब जो है उससे हो सका। ठीक है, वो काम उसने उसके सामने किया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि ये नाराज़ चल रहा था, इसको पूरी मनाने की कोशिश की थी, और जब तक इसने कसम खा करके ये नहीं बोल दिया कि नहीं मैं आपकी तरफ से युद्ध के मैदान में उतरूँगा और मतलब जो है मैं बिल्कुल बिकने वाला नहीं हूँ, मर तो सकता हूँ लेकिन पीछे नहीं हटूँगा, जब तक मीर जाफ़र ने ऐसे ऐसे झूठे वादे सिराजुद्दौला के सामने नहीं कर दिए, सिराजुद्दौला उसके पास से उठकर नहीं आया था। ठीक है, तो सिराजुद्दौला को जब इसने ऐसे ऐसे वादे कर दिए, सब्ज बाग दिखा दिए, झूठे सपने दिखा दिए, तो सिराजुद्दौला ने इसे तुरंत ही अपनी टोटल सेनाओं का मुख्य सेनापति बना दिया था। चूँकि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि मीर जाफ़र के सिराजुद्दौला जो है चाटा मार दे। ठीक है, चलिए सॉरी, जब मीर जाफ़र चाटा जो है मेहताब राय के मारता है, जगत सेठ जो था ना, जगत सेठ मेहताब राय, जगत सेठ मेहताब राय के चाटा मारे और मीर जाफ़र को जो है सेनापति का पद से हटा दे। फर्स्ट भाग में मैंने चीज़ें बता रखी है आपको, राइट। आगे चलिए, तो जो सिराजुद्दौला था अपनी सेना का जो सबसे बड़ा भाग था वो मीर जाफ़र के अंडर में कर देता है, और मीर जाफ़र पहले ही बिका हुआ था। ठीक है ना। मोहन लाल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो मोहन लाल था, मोहन लाल अपनी सेना के साथ में बहादुरी से लड़ रहा था, तो जैसे ही पलड़ा भारी होता हुआ सिराजुद्दौला का जा रहा था तो मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को बातचीत करके कहा कि मोहन लाल की सेना को वापस बुला ले, और सिराजुद्दौला ने उसकी सेना को वापस आने का आदेश दे दिया और नवाब की सेना में भगदड़ी मच गई। ठीक है, मीर मदान भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मोहन लाल और मीर मदान ये दोनों ऐसे सेनापति थे इसके जो बिके नहीं थे। ठीक है, जिन्होंने इसका साथ मरते दम तक निभाया था सिराजुद्दौला का। तो मीर मदान जो है इस युद्ध में गोली लगने से मारा जाता है, और इसके मरने के बाद में मोहन लाल की सेना को वापस बुला लिया जाता है। जैसे ही सेना को वापस बुलाया गया तो जो नवाब की सेना थी उनका मनोबल टूट जाता है। ठीक है, और सिराजुद्दौला जो है युद्ध हार जाता है। खातिब खान ये भी बहादुरी से लड़ रहा था। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ऊपर देख रहे हैं यह फ्रांसीसी एक सेनापति था जिसका नाम था सिनफरे। फ्रांसीसी सेनापति का नाम क्या है? सिनफरे था, जो अपने 50 फ्रांसीसी सैनिकों के साथ में सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध के मैदान में उतरा था। चूँकि जब अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757 को, ठीक है, तो अंग्रेज़ जो है सिराजुद्दौला पर दबाव डालते हैं कि वो
फ्रांसीसियों को बंगाल से निकाल दे युद्ध करके। लेकिन सिराजुद्दौला बिल्कुल साफ मना कर देता है, इस बात को नहीं मानता है, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों के जो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे वे फ्रांसीसी ही थे। ठीक है, तो उनको ऐसा डर लगता था कहीं सिराजुद्दौला फ्रांसीसियों से गठजोड़ करके अंग्रेज़ों को बाहर का रास्ता न दिखा दे। आई बात समझ में? तो ये सेनापति मीर जाफ़र, मोहनलाल, मीर मदान, खातिब खान, सिनफरे जो था, ये सिराजुद्दौला के वो सेनापति थे जो युद्ध के मैदान में लड़े थे। ठीक है, ओके, आगे बढ़िए। सिराजुद्दौला के गद्दार सेनापति। अब सिराजुद्दौला के जो सेनापति गद्दार थे, जो रॉबर्ट क्लाइव के साथ जाके मिल गए थे, जिसने रिश्वत ले ली थी और सिराजुद्दौला का सत्यानाश कर दिया था, वे कौन कौन थे? एक था यार लुत्फ़ खान। यार लुत्फ़ खान मीर जाफ़र मुख्य सेनापति था, राय दुर्लभ, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, राय दुर्लभ के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं, देखो। ओके, आगे बढ़ते हैं। युद्ध में भाग लेने वाले अंग्रेजी सेनापति। ठीक है, तो अंग्रेजी सेनापति जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था वे कौन कौन थे? देखिए, मेजर किलपैट्रिक, ये रॉबर्ट क्लाइव की सेना का सेनापति था। मेजर किलपैट्रिक, मेजर ग्रांट, मेजर कूट और कप्तान गप। मेजर किलपैट्रिक, मेजर ग्रांट, मेजर कूट और कप्तान गप। ठीक है, ये चारों ये तीनों जो थे ये रॉबर्ट क्लाइव की सेना के सेनापति थे, और पूरी सेना का जो नेतृत्व था वो कौन कर रहा था? वो खुद रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ठीक है, याद रखना। और 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आज की इस क्लास में आपको सारे के सारे फैक्ट बताने की कोशिश की है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, ठीक है, लेके डी ग्रुप से यूपीएससी सिविल सर्विस तक, इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आया तो इस क्लास से बाहर नहीं आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, और ये जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑथेंटिक बुक से लिए गई हैं, और इतने फैक्ट आपको किसी एक पुस्तक में भारत के नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, जो युद्ध था, इस युद्ध में जैसे ही सिराजुद्दौला की पराजय निश्चित हो गई, तो सिराजुद्दौला जो था वो 24 जून को अपनी पत्नी लुत्फ़ुन्निसा, याद रखना, सिराजुद्दौला 24 जून को मुर्शिदाबाद भाग गया। किसके साथ में? अपनी पत्नी लुत्फ़ुन्निसा। जो लुत्फ़ुन्निसा है ये सिराजुद्दौला की पत्नी थी, और ये एक तरह से उस समय की सबसे सुंदर महिलाओं में से थी। आई बात समझ में? याद रखना, एक तरह से आप इतनी सुंदर थी कि बस क्या बताई। आगे बढ़ो आप लोग। ठीक है, दूसरा, सिराजुद्दौला जो था अपनी पत्नी लुत्फ़ुन्निसा और अपने एक क्या बोलते हैं इसको, जो मतलब इसके घर में काम करता था, नौकर टाइप का था, उसके साथ में जो है मुर्शिदाबाद पहुंच जाता है। ठीक है, फ़कीर शाहदाना, याद रखना, फ़कीर शाहदाना ने इसकी मुखबरी की, और इसकी सूचना मुर्शिदाबाद में होने की जो है मीर जाफ़र को दे दी। मीर जाफ़र ने यह सूचना अपने लड़के मीरन को दी। आई बात समझ में? तो मीरन ने जो है सिराजुद्दौला को बंदी बना लिया। क्या कर लिया? बंदी बना लिया। मीरन जो था बहादुर शाह जफ़र, सॉरी ये बहादुर शाह नहीं है भाई, ये मीर जाफ़र का, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। जो मीरन है यह मीर जाफ़र का पुत्र था। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मीरन मीर जाफ़र का पुत्र था। ठीक है, और सिराजुद्दौला इसके संरक्षण में कैद रहा। आई बात समझ में?
मोहम्मद बेग ने जो है सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी? सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। और सिराजुद्दौला की हत्या जो है इस तरीके से की कि मतलब एक तरह से पीट पीट कर बहुत बुरी तरीके से, मैं खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो उस समय के इतिहासकारों ने इसके बारे में बताया है, ठीक है ना। जो इसकी डेड बॉडी थी, डेड बॉडी को जो है गधे पर लटका करके, ठीक है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, चौराहे में, बाज़ारों में मुर्शिदाबाद के घुमाया गया। यानी इसके जनाजे का पूरा जुलूस निकाला गया। अब आप सोचिए इतनी बुरी तरीके से जो है सिराजुद्दौला की मौत हुई थी, ठीक है। तो मोहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और सिराजुद्दौला को मुर्शिदाबाद के गली मोहल्ले चौराहे पर जो है, ठीक है, घुमाया गया और फिर इसे जो है एक चौराहे पे टांग दिया था। आई बात समझ में? उसके बाद में सिराजुद्दौला जो था उसके शव को खोस बाग में दफनाया गया। ये जो खोस बाग है ये एक जगह का नाम है जहाँ पर इसे दफनाया गया था। तो इसके मरे हुए शरीर के साथ में पूरे कर्मकांड करने के बाद में, पूरा जनाजा इसका निकालने के बाद में जो है इसे खोस बाग में दफना दिया गया था। बात समझ में आ गई? उसके बाद में अंग्रेज़ों और मीर जाफ़र ने एक साथ मिलकर के सिराजुद्दौला का जो ख़ानदान था, जो शाही परिवार था, ठीक है, उनकी 70 बेगम, उनकी जो वाइफ थी, पूरे परिवार में जो 70 बेगम थी, उनको एक नाव में बैठा करके कलकत्ता में हुगली नदी के बीच में ले जाकर डुबो दिया गया था, ठीक है। यानी इसके परिवार की 70 बेगमों को जो है हुगली नदी में डुबा करके मार दिया गया था, षड्यंत्र करके मीर जाफ़र और अंग्रेज़ों ने। आई बात समझ में? अब यहाँ पर जो है लुत्फ़ुन्निसा को छोड़ दिया गया था। जो सिराजुद्दौला की पत्नी थी जिसका नाम लुत्फ़ुन्निसा था, इसको छोड़ दिया गया था, ठीक है, बाकी सबको मार दिया गया था। ठीक है ना। तो जो मीरन था मीर जाफ़र का पुत्र और मीर जाफ़र, इन्होंने लुत्फ़ुन्निसा को इसलिए बख्शा क्योंकि ये दोनों बाप बेटा जो है उससे शादी करना चाहते थे। तो सबसे पहले मीर जाफ़र ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया, उसके बाद उसके पुत्र ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लुत्फ़ुन्निसा ने एक कथन कहा था जो इसी बार जो है यूपी पीजीटी जीआईसी इतिहास के पेपर में आया था कि हाथी की सवारी करने के बाद में गधे की सवारी करने का पर्सन ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर इसने कथन दिया था जिस प्रकार अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला को कहा था कि अंग्रेज उस मधुमक्खी के छाते के समान हैं, यदि नहीं छेड़ेंगे तो शहद देंगे, अगर छेड़ दिया तो काट काट कर मार देंगे। तो इसने भी ठीक इसी प्रकार कहा था कि हाथी की सवारी करने के बाद में, ठीक है, हाथी की सवारी करने के बाद में अब गधे की सवारी करने का पर्सन ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना। तो इनमें इनके कोट जरूर आते हैं। और ये पूरा जो घटनाक्रम मैंने आपको बताया है ये प्लासी के युद्ध का था, ठीक है। और मैंने कोई भी फैक्ट इसमें नहीं छोड़ा इस क्लास में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो वीडियो का फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके।